नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। तो केंद्र सरकार ने कैबिनेट की इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो है गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है जो कि विकास भी और विरासत भी से जुड़ा हुआ है। और दूसरा बड़ा फैसला, मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति अब 2024 से 2028 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है, जो खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला है। और इसके साथ ही जो सीमावर्ती इलाके हैं, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में, वहां पर नई सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। तो ये 3 बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता और खास मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल के लिए गए फैसले के अनुसार गुजरात के लोथल में विकास भी विरासत भी के तहत एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य समुद्र और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आज के इस कैबिनेट के डिसीजन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत फोकस दिया है, क्योंकि गुजरात में सीएम रहते हुए उन्होंने इसको एक तरीके से बहुत डीप में स्टडी किया था। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे। एक लाइट हाउसेस का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे, और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और जिसके तहत कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज है, बड़ा बॉर्डर है दोनों के दोनों राज्यों का मिला के, तो राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें 2,280 किलोमीटर्स नए रोड नेटवर्क का डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया। 2,280 किलोमीटर्स, करीब 4,400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 4,406 करोड़, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉर्डर एरियाज में, लाइवलीहुड पे, कनेक्टिविटी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, लोगों के आने जाने में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ट्रेड के लिए, हर तरीके से अपने सोशल नीड्स के लिए जो ट्रैवल की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी इससे बनेगी। और बहुत ध्यान रखा गया कि जो हाईवे नेटवर्क देश भर में डेवलप हो रहा है, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए। तो ये फैसला, 2 बड़े फैसले और कैबिनेट के एक और बड़े फैसले के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे महिला स्वास्थ्य सुधार में मदद मिल सकेगी। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये
दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। तो ये तीन बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं और इसी पर बात करने के लिए, इनकी अहमियत पर बात करने के लिए और इससे आगे चलकर क्या फायदा होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, जो खुद इस कैबिनेट की प्रेस वार्ता में मौजूद थे, और हमारे साथ साथ में वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, शेखर सिन्हा सर, इस चर्चा में। आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आता हूं, जरा अपने संवाददाता शैलेंद्र से अपडेट लेता हूं, जानकारी लेता हूं। शैलेंद्र, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो विकास भी विरासत भी के तहत गुजरात के लोथल में जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बनाने का फैसला किया गया है, ये इस फैसले को लेकर के अगर इसके थोड़े से और विस्तार से बात करें तो सबसे पहले इसमें एक बात तो ये है कि सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा हेरिटेज मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या कुछ खासियत होगी? आम लोग जो हैं उस कॉम्प्लेक्स में जाकर क्या देख सकेंगे? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये मुख्य तौर पर देखें तो 2 चरणों में बनेगा, और जो हमारी एक विरासत रही है, जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया के कई देशों से वहाँ पर व्यापार होता रहा, या फिर हम छोटे बड़े जहाज़ बनाते रहे, क्या हमारी जो विरासत रही बंदरगाहों के किनारों की, और जो हमारे कलाकार थे या उस वक्त के जो इंजीनियर्स जिन्हें हम कहेंगे, वो किस तरह से साजो सामान बनाते थे, तो इसका एक पूरा इतिहास हेरिटेज के जरिए सामने रखा जाएगा, और ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। तो पहले चरण में 2 से 2.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद अगला चरण होगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा ये अपने तरह का हेरिटेज होगा। तो इसमें फोकस ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी सरकार का कहना है कि हम विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी विरासत है उसको आगे बढ़ाना है। हमने तमाम अन्य क्षेत्रों में देखा है कि किस तरह से विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो भारत की जो महान विरासत है उसको संरक्षित किया जाए, उसके बारे में दुनिया जान पाए, उसके बारे में देश के भाई पीढ़ी जान पाए, युवा जान पाए। तो उस दिशा में जो हमारी समुद्री जो बंदरगाहों के जो विरासत है, और लोथल जो बहुत महत्वपूर्ण जगह एक रही है, वहाँ पर गुजरात में क्या कुछ कारोबार होता रहा, क्या वहाँ के नाविक करते रहे, इन सब की पूरी जानकारी देते हुए ये हेरिटेज बनाया जाए। बिल्कुल, ये वास्तव में जो है देखने लायक होगा जब ये बनकर तैयार होगा। और अच्छी बात है कि हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो विरासत बनाया जाएगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपके पास लंबा तजुर्बा है और आपने इन चीज़ों को देखा हुआ है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो आपको लगता है कि उल्लेखनीय हैं, जो कि बड़ी चीज़ें हैं जिनको कि आम लोग इस कॉम्प्लेक्स में जाकर के देख पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा देश समुद्री रास्ते से व्यापार, समुद्री रास्ते से दूसरे देशों के साथ संबंध, ये सभी चीज एक समय में हम विश्व के एक लीडिंग कंट्री हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से इसमें थोड़ा इसमें कमी होने लगी। क्यों? कि उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा खतरा जो है वो सिर्फ लैंड से है, इसीलिए तुम लैंड बॉर्डर को ज़्यादा देखो, उसको डेवलप करो। और ये हमारा जो समुद्री एक रास्ता था उसमें थोड़ी कमी होने लगी व्यापार में। लेकिन आज़ादी के बाद बहुत लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले हैं तो वहाँ का इतिहास उनको अच्छी तरह पता है। तो ये लोथल जो है वो इसलिए चुना गया है कि यहाँ पे ढाउस जिसको कहते हैं वो बनते थे, उसके ऊपर सामान लादे जाते थे, और बहुत जगह खासकर अरब के देशों में, अफ्रीका के देशों में वहाँ से व्यापार हुआ करता था, जिससे कि हम अर्जन करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा साधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो नेबरहुड फर्स्ट में जो एक्ट ईस्ट बनाया है, उसमें आप देखिए कि ज़्यादातर सभी मैरीटाइम कंट्रीज ही हैं जिनके समुद्री रास्ते से ही हमारा व्यापार होता है। सच पूछिए तो 95% हमारा व्यापार जो है देश का, वो समुद्री रास्ते से होता है। तो
ये हमारी आज की जो पीढ़ी है उनको ये बताना आवश्यक है कि हम एक मैरीटाइम देश हैं, हम एक समुद्री देश हैं, समुद्री प्रधान देश हैं, और हमारी प्रगति के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए समुद्र का जितना योगदान है उतना शायद लैंड का हम उतना ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो लैंड नेबर्स हैं, उनके साथ तो आप 2-3 जगह आप जा ही नहीं सकते हैं। एक बिल्कुल। तो पाकिस्तान है, दूसरा चीन है, और अब देखिए बांग्लादेश जो है उसमें कुछ हम डेवलपमेंट कर ही रहे थे, तो वहां पे थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंस हो गई। तो इस ख्याल से समुद्री रास्ते से अभी सागरमाला प्रोजेक्ट का शुरू हुआ है काम। सागरमाला में और नए बंदरगाह बनेंगे, लेकिन और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफी पीछे हैं। उसके लिए भी मोदी सरकार ने अभी बाकी देशों से काम करना शुरू कर दिया है। ठीक तो है। ये चीजें दिखाने के लिए कि नहीं, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम इसमें बहुत अग्रणी थे दुनिया में। यानी इस तो मामले उसको में हमारे पास एक समृद्ध विरासत है। जी, हमारी विरासत है, और उसको सामने लाना, आज की पीढ़ी को पता लगे कि हम शिप बनाते थे, आज की पीढ़ी को पता लगे कि हम शिप यहाँ से चलाया करते थे, बिल्कुल। और कैसे करते थे, लोग कैसे रहते थे, बंदरगाह हमारा जो है लोग देखने आया करते थे। तो ठीक है। उस ख्याल से देखिए एक बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि ये आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, जब आप जैसे इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को ये अच्छा लगा तो जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है, लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं आपके पास लौटता हूं। शैलेंद्र, जो सीमावर्ती इलाके, हम जानते हैं कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से कुछ जो संकल्पनाएं बदली गई, उसमें से एक ये भी था कि जो अंतिम गांव होता है वो अंतिम गांव नहीं है, वो तो हमारा पहला गांव है। और जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसके लिए बनाया गया, अब उसमें राजस्थान और पंजाब में करीब करीब 2200 किलोमीटर लंबा ये जो सड़क परियोजना है, इसको लेकर के ये मंजूरी दी गई है। ये किस तरह से इस फैसले की अहमियत अगर देखा जाए, क्या इसके लिए कुछ समय सीमा रखी गई है, कब तक इसको पूरा कर लेंगे, क्या कुछ इसका डिटेल है? ये देखिए, हम जानते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास हो, समग्र विकास हो, इस पर मोदी सरकार एक योजना के तहत आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि सीमावर्ती में जो अंतिम गांव से बदलकर वो पहला गांव किया गया है। तो चाहे उत्तर पूर्व के सीमावर्ती गांव हो, चाहे पहाड़ी राज्यों के सीमावर्ती गांव हो, या फिर पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती गांव हो, वहां पर विकास हो, ये मोदी सरकार प्राथमिकता के तहत ये सुनिश्चित करना चाहती है। और आज जो फैसला हुआ वो इन दो राज्यों के लिए इसलिए अहम है कि वहाँ पर सड़क के निर्माण से आवाजाही आसान होगी, वहाँ कुछ रोजगार के जो साधन हैं वो बेहतर होंगे। चूँकि ध्यान इस बात पर है कि इन गाँवों से पलायन रोका जाए, चूँकि हमारे लिए एक प्रहरी का काम करते हैं। सीमावर्ती गाँव में जो लोग रहते हैं, वहाँ जब आबादी ठीक ठाक रहती है तो वो एक सुरक्षा के लिहाज से भी बढ़िया होता है। तो सरकार ये चाहती है कि वो गाँव एक तरह से आत्मनिर्भर हो, वहाँ तमाम एक तरह से रोजगार के साधन हो, उन गाँव के लोगों को पलायन के लिए दूर न जाना पड़े, पलायन न करना पड़े, रोजगार के लिए दूर न जाना पड़े। तो उस दिशा में एक कदम उठाया गया है। आज का जो फैसला है वो दो राज्यों को लेकर है, जो आप कहें कि थोड़ा सा मैदानी राज्य हैं जहाँ पर वो चुनौतियाँ नहीं, जो चुनौतियाँ आप उत्तर पूर्व में या फिर पहाड़ी राज्यों में देखते हैं। लेकिन उद्देश्य यही है कि एक तय समय में, एक तय समय सीमा के तहत, जो हम जानते हैं कि मोदी सरकार की जो स्पीड है काम करने की, वो टारगेट से पहले पूरा करने की है। तो 2-2.5 साल में हम देखते हैं कोई भी परियोजना पूरी हो जाती है तो वो जरूर एक टारगेट होगा कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन उद्देश्य यही है कि जब सड़कें बेहतर होंगी, संपर्क मार्ग बेहतर होगा, तो आवाजाही आसान होगी, रोजगार के साधन ज्यादा होंगे, उस गांव का, सीमावर्ती क्षेत्र का विकास ज्यादा होगा, वहां के युवाओं को मौका ज्यादा मिलेगा और लोगों का जीवन आसान होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक त्रिस्तरीय योजना पर मोदी सरकार काम कर रही है सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, ठीक है। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, क्योंकि ये भी बिल्कुल सुरक्षा जो है, हमारी सुरक्षा चुनौतियां जो हैं उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला है ये। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों जो राज्य हैं, राजस्थान और पंजाब, ये दोनों के दोनों राज्य, जैसा शैलेंद्र बता रहे थे, कि मैदानी इलाके हैं और यहाँ पर कोई उस तरह की फेंसिंग नहीं है जिस तरह की दूसरी जगहों पर हम फेंसिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम सुरक्षा बलों को रखते भी नहीं हैं, क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं। ऐसे में ये जो सड़क नेटवर्क बनेगा, इस सड़क नेटवर्क के बनने के बाद जो सुरक्षा चुनौतियां हैं हमारे सामने सीमावर्ती इलाकों में,
उसमें काफी सहायता मिलेगी उन चुनौतियों से निपटने में? जी लालचंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी करीब करीब अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रोड बनने शुरू हुए हैं। तो अब यहाँ भी आवश्यकता है। इसके दो फायदे हैं। एक तो यहाँ के लोगों को एक कनेक्टिविटी मिलेगी, कहीं बाकी जगहों से जुड़ जाएंगे और उन्हें बहुत दूर तक पैदल चल के उस रेत में जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर कभी ऐसा समय आया जबकि हमारे ऊपर कोई दुश्मन हावी हो रहा है उस ओर से, तो हमारी सेना और जो सेना के जो बाकी चीजें हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो बहुत जल्दी से वहां पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। नहीं तो अभी जो है थोड़ा समय ज्यादा लगता है और इसीलिए कभी कभी जैसे थोड़ा सा भी अगर हमें भनक लगी कि सिचुएशन खराब होने लगा है, तो हमें सेना को वहां पे बिल्कुल पहुंचा देना पड़ता है, क्योंकि समय लगता है जाने में। और इस रोड नेटवर्क से मैं तो कहूंगा कि ये भारतवर्ष के लिए सुरक्षा के लिए और उस दृष्टि से और लोगों को जोड़ने के लिए बाकी देश के बाकी जगहों से, ये एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही आवश्यक डिसीजन आज लिया गया है। एडमिरल सिन्हा जी, एक बात और मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा आपसे कि हमने वो दौर भी देखा है जब अंतिम गांव कहा जाता था। हमने वो दौर भी, वो सरकारें भी, वो मंत्री भी देखे हैं जब वो कहा करते थे कि सीमा पर सड़क तो हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि सीमा पर सड़क बनाने से हमारा कोई पड़ोसी नाराज हो जाएगा। और अब हम ये दौर भी देख रहे हैं जिसमें कि इस तरह से सीमा का विकास किया जा रहा है, सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है, वहां पर इस तरह के आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। आप भी इस बदलाव को, भारत के इस नए भारत के संकल्प को, नए भारत के इस बदलाव को, नए भारत के इस अप्रोच को महसूस करते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उन्होंने जो है हमारा एक जो डेफिनेशन है उसकी परिभाषा बदल दी है। अब परिभाषा ऐसी हो गई है कि दुश्मन हमारे यहाँ घुसकर सड़क से आ जाएगा, उसके पहले हमारी सेना वहां पहुंच जाएगी। हमारी सेना को पहुंचने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। तो उनके लिए जो बनाया जा रहा है ये, और पहले की जो सोच थी, उस समय हमारी सरकार को शायद उतना विश्वास नहीं था कि हमारी सेना क्या काम करने की कैपेबल है। लेकिन अब आपने देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या बाकी कुछ जो हुआ है, उनके घर में घुसकर मारने वाली बात, तो उससे जो हुआ है अभी हमारा फायदा, उससे जो असर हुआ है वो ये है कि भारतवर्ष जो है वो चुप नहीं बैठेगा अगर तुम उसके ऊपर हमला करोगे। तो ये एक उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारे ख्याल से पहले जो सोच थी हमारी, वो ठीक नहीं थी, और इसी वजह से कई बार कई जगह पर हमारे पास दुश्मन अंदर घुस आते थे और कुछ थोड़ा बहुत वहां पे नाटक करके चले जाते थे। लेकिन अब जो है हमने उनको बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास छोड़ दिया है और कोई मौका नहीं देंगे हम उनको कि वो हमारे क्षेत्र में आ जाएं और उसको ऑक्यूपाई करके बैठ जाएं। तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हमें डरना किससे नहीं। हमारे सुरक्षा की जो हमारी सेनाएं हैं, नौसेना है, वायुसेना है, वो बड़े सक्षम हैं और आज एक अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। इसलिए हमें इस सब चीजों से घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हुआ है। जब इस तरह के नेटवर्क का, इस तरह के आधारभूत संरचना का इस तरह सीमा के पास विकास होता है, तो एक जवान जो कि वहां पर तैनात होता है, एक्चुअल में जो ग्राउंड जीरो पर तैनात है, सुरक्षा बल का जवान, बीएसएफ के लोग होते हैं और तमाम जवान होते हैं, तो ये उनके लिए ये कितना मददगार होता है सर? ये बहुत ही मददगार है, क्योंकि देखिए उनको भी तो कनेक्टिविटी चाहिए, उनको भी तो अपने आने जाने के लिए, अस्त्र शस्त्र को ले जाने के लिए अच्छा रास्ता चाहिए और जल्दी से पहुंच जाएं। तो अब जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आखिरी गांव नहीं है, ये पहला गांव है, क्योंकि वहीं पर जो है अगर दुश्मन आने की कोशिश करेगा तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके सबसे पहले इस विलेज से उसकी मुलाकात होगी। और वही विलेज हमारा अगर सक्षम नहीं है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, सेना नहीं पहुंच सकती है, वहां के लोगों को जरूरी चीजें नहीं मिल सकती हैं, तो फिर वो कैसा देश है। तो हमारे ख्याल से ये जो पहला देश है, सेना को पहुंचने के लिए, सेना के आवागमन के लिए, घर में कोई इमरजेंसी हुई तो उनके घर की ओर आने के लिए, ये एक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चीज हुई है। ठीक है शैलेंद्र,
शैलेंद्र, जो आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है, फोर्टिफाइड राइस यानी कि फोर्टिफाइड चावल मुफ्त योजना जो है उसके बारे में, जितनी यानी 4 साल उसको और जारी रखा जाएगा। पहले तो हमारे आम दर्शकों के लिए आप यही बताइए कि देखिए वो पीडीएस में जाकर के गेहूं या चावल जिसको जो पसंद होता है वो तो लेते ही हैं, लेकिन ये जो फोर्टिफाइड चावल वाली बात है इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये फोर्टिफाइड चावल का मतलब क्या हुआ। ये देखिए, हम जानते हैं कि पीडीएस के जरिए जो अनाज मिलता है, जो एक ज़माने में 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो पर मिलता था, कोरोना के समय में अतिरिक्त मुफ्त अनाज देने की योजना शुरू हुई और हमने देखा कि अतिरिक्त गेहूं चावल दिया गया और उस योजना को फिर बाद में जो 2 रुपये 3 रुपये देना पड़ता था, वो ना देकर आगे मुफ्त अनाज की योजना बढ़ाई गई अगले 5 साल तक और चुनाव के पहले इसका ऐलान भी किया गया था और उसे लागू करने का फैसला किया गया। फोर्टिफाइड चावल वो है जिसमें पोषण युक्त चावल होता है, यानी जो चावल की मिलें हैं उनको बाकायदा ऑर्डर देकर ये कहा जाता है कि आप उस चावल को फोर्टिफाइड कीजिए, यानी उसको पोषण युक्त कीजिए और उस पर टेस्टिंग होती है। आज की इस मंजूरी से होगा क्या? एक तरह से देखिए, कुछ जो चावल के उनको एक तरह से देखें, ये जिम्मेदारी दी जाएगी, टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा कि वो पोषण युक्त फोर्टिफाइड जो चावल है वो उसकी टेस्टिंग करें, सुनिश्चित करें और वही चावल पीडीएस के जरिए दिया जाएगा गरीबों को। जो 80 करोड़ गरीब हम जानते हैं कि मुफ्त चावल मुफ्त योजना का फ़ायदा पा रहे हैं, तो इसमें जो गरीब हैं, जिनको पोषण की कमी है, जिनको कुछ एक तरह से देखें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते एनीमिया या फिर तमाम बीमारियां हो जाती है, उससे लड़ने में मदद मिलेगी। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि चाहे कोई गरीब का बच्चा हो, महिलाएं खासकर, उनको न्यूट्रिशन मिले, तो उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कि ये चावल सुनिश्चित किया जाएगा कि वो फोर्टिफाइड हो, यानी पोषण युक्त हो। उसके लिए बाकायदा एक श्रृंखला बनाई जाएगी, एक जहां पर टेस्ट होगा, जहां ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो चावल पोषण युक्त कर दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पीडीएस के जरिए इस तरह के चावल की आपूर्ति देश भर में की जाएगी। शैलेंद्र, एक दो इसमें अहम बातें हैं। एक तो ये बात कि देखिए हमारे देश में मुझे लगता है कि जो खाने की आदतें हैं और ज़रूरतें हैं, उनमें सबसे बड़े इलाके में दक्षिण ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, पूरब ले लीजिए और पश्चिम का भी एक बड़ा इलाका ले लीजिए, चावल जो है वो उनके मुख्य आहार में है बिल्कुल। और इसीलिए ये चावल जो है ये पोषण के मामले में, उनको तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाने के मामले में ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में चाहे एनीमिया हो या फिर और कोई भी तमाम इस तरह के पोषक तत्व की ज़रूरत हो, उससे निपटने के लिए जो केंद्र सरकार की ये योजना है, इस विस्तार से कहीं ना कहीं जो आम लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य की चिंताओं को भी, उनके स्वास्थ्य के रिस्क को भी कम किया जाएगा इस फैसले के जरिए। देखिए लालचंद्र, अगर आप अनाजों के खपत के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर चावल सबसे ज़्यादा भारत में खपत होता है। उत्पादन भी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चावल का ही है। राइस सबसे ज़्यादा धान के तौर पर, जैसे हम पैडी, उसकी खरीद भी रिकॉर्ड तौर पर केंद्र सरकार करती है। गेहूं और धान की खरीद हर वर्ष अब देख रहे हैं कि मोदी सरकार के समय नया रिकॉर्ड बना रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों तक, पश्चिम बंगाल तो आप जानते ही हैं, बिहार से आप आते हैं, वहाँ कितना चावल खाया जाता है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य भारत का इलाका हो, तकरीबन सब जगह चावल अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। आप जम्मू कश्मीर का नाम ले लीजिए, हिमाचल का ले लीजिए, उत्तराखंड का ले लीजिए, सारे के सारे राज्य। तो वही कह रहा हूं, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक आप कोई भी राज्य चले जाएं, चावल किसी न किसी तौर पर प्रयोग होता है। और ये योजना कि न्यूट्रिशन कैसे बेहतर किया जाए, खास तौर पर जिनके पास अतिरिक्त आय नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यूट्रिशन के लिए अलग से कुछ फल या उत्पाद खरीद पाएं या खाने में इस बात को सुनिश्चित कर पाएं, उनको फोर्टिफाइड चावल दिया जाए। और ये दुनिया भर के कई देशों में हो रहा है और वास्तव में भारत में ये कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी की जब सरकार आई, उन्होंने इस बात की चिंता की कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें, उनके चावल को भी फोर्टिफाइड कर दिया जाए, यानी उसे पोषण युक्त कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा राइस मिलें चिन्हित की गई हैं, उनकी आपूर्ति श्रृंखला बनाई गई है। इसका फायदा सबसे ज्यादा जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं,
जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर एक तरह से कहें गरीबी ज़्यादा है, तो उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है इसमें तमाम बीमारियां हो जाती हैं जब वो नहीं होती हैं। तो ऐसे में ये सुनिश्चित होगा कि गरीबों को भी पोषण युक्त अनाज मिले, पोषण युक्त चावल मिले। बिल्कुल। वाइस एडमिरल सिन्हा जी, मैं आपसे ज़रूर एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूँगा कि ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपकी कोई पसंद की ये चीज़ इसमें ज़रूर रखी जानी चाहिए, ऐसा अगर आप कुछ पहचान कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ ज़रूर रखी जानी चाहिए इस कॉम्प्लेक्स में, इस प्रदर्शनी के लिए। जी, कई चीज़ें बता सकता हूँ। लालचंद जी नौसेना में 42 साल काटे हैं, तो मैं तो कहूँगा सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बंदरगाह बनाएंगे उसमें उस समय जो हमारे हाउस चलते थे जिसके ऊपर सामान जाते थे बनकर, एक वैसा स्ट्रक्चर हमारे ख्याल से पॉसिबल है, क्योंकि ड्राइंग है हमारे पास वो लोग तो नहीं रहे, लेकिन हमारे पास वो जो कहते हैं ना, हमारे पास हेरिडिटरी है। हम शिप बनाते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, नौका तो हम बना ही रहे हैं हर जगह। तो ये एक बहुत बड़ी नौका जिसमें कि बहुत सारा सामान जाता था, वो होना चाहिए। दूसरा, हमें वैसे इक्विपमेंट को रखना चाहिए जो कि सामान को लादने में और उतारने में काम आया करते थे। तो मैं वो पुली और रस्सियों के द्वारा करते थे, कोई क्रेन नहीं हुआ करता था उसमें। तो वो एक बड़ा मैन पावर इंटेंसिव था। तो उस चीजों को दर्शाना, कम से कम ये तो पता लगे आज की पीढ़ी को कि हमारे इस प्रगति में समुद्र का और बिल्कुल, आपने एकदम बिल्कुल एंटीक चीज़ों का जिक्र किया, और मैं समझ सकता हूं कि आपके पास लंबी लिस्ट होगी जो कि आप ज़रूर चाहेंगे कि उसमें रखे जाएं। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, और साथ में शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम तीनों बड़े फैसले पर विस्तार से बात करने के लिए। तो ये तीनों फैसले जो हैं वो अहम हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, लेकिन तीनों बहुत ही अहम फैसले हैं जो कैबिनेट ने आज लिए हैं। इसी पर आज खास चर्चा हम कर रहे थे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।